Hello, my dear student. Welcome back to my channel होमवर्क 2023 में आप सभी छात्रों का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के 30 वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप अगर इस चैनल पे नए हो अभी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस ऑन कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास का शुरुआत करते हैं। और कुछ आप थंबनेल में देख ही होंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सेंटअप एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो आप पास कर लोगे ऐसे ही। तो चलिए हम लोग अभी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 आते ही आप लोग स्टार्ट हो जाइए ऑप्शन बताने के लिए। तो चलिए हम लोग अभी कलर ले लेते हैं, ये रेड वाला। तो रेड वाला कलर ले लिए हैं। रेड वाला, एक प्रेरक तार में आई धारा प्रवाहित करने पर प्रेरक ई ऊर्जा संरक्षित रखती है तथा इस ऊर्जा का क्षय पी दर से होता है। अगर आप इस प्रेरक तार को शून्य अपवर्तित प्रतिरोध वाला बैटरी से जोड़ते हैं तो परिपथ का स्थिरांक क्या होगा। तो आप सभी इसका आंसर जानते ही होंगे। ई वो पी क्षय धारा ऊर्जा को क्षय करती है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ओम आप सभी स्टूडेंट जानते हो। तो इसका आंसर होगा आपका सही ऑप्शन ए नंबर में 4/4u/p, ऑप्शन बी में u/p, ऑप्शन सी में 2u/p, ऑप्शन डी में 2p/u। तो इसका फाइनली आंसर होगा सी। फाइनली ऑप्शन होगा 2u/p। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा क्लास लगा। ताकि अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और इससे भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं महोदय। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं महोदय। किसी T0 प्रतिरोध स्थिरांक वाले तार प्रतिरोध में धारा I प्रवाहित हो रही है की जाती है। धारा के स्रोत को T0 हटा लिया जाता है। तो यदि t बराबर 0 हो तो माइनस di/dt का मान r है। तो जो स्थिरांक स्थिर रहता है उसका आंसर क्या। अगर आपको इस आंसर नहीं दिख रहा होगा तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा T0। इसका आंसर होगा T0। आप लोग देख लें, इसका आंसर होगा T0। लिख लें, ऑप्शन ए में ही है T0। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आगे की ओर क्या कह रहे हैं महोदय। तो स्टूडेंट 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं महोदय, इनको देखा जाए। और आप सभी धुरंधर स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस ऑन कर लें और लाइक करें। यंग द्विछिद्र प्रयोग में महत्तम तीव्रता I0 है। दोनों छिद्रों के बीच की दूरी D=51 है। D=51 है। D=51। थोड़ा पेंसिल ले लेने दीजिए हमको ताकि आपको परफेक्ट बताया जाए। D=51 है। जहाँ 1 है एक ही रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य तो छिद्र के ठीक सामने 10d की दूरी पर पर्दा पर पड़ने वाला प्रकाश की तीव्रता होगी। आप इसका आंसर सोचिए क्या होगा, तब तक हम इसका आंसर बना लेते हैं। ऑप्शन ए में है I0/2, ऑप्शन बी में है 3/4 I0, सी में है I0 और डी में है I0/4। तो इसका आंसर आप सभी जान रहे होंगे। ये सब तो रॉन्ग है हमारा, ये सब रॉन्ग है, इसको देखना ही नहीं है बिल्कुल। एब्सोल्युटली राइट हमारा ये है I0/2। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दो सह-आयामी एक ही रंग प्रकाश पुंज की तीव्रता I तथा 41 है, जिसका आपसी समंजन होता है, इससे संभव महत्तम का न्यूनतम तीव्रता होगी। तो इसका ऑप्शन ए में है, देखिए 51 तथा I 51 तथा I 3I, फिर सी में है 9I तथा 9I तथा 3I। सॉरी, हम उधर क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ गए हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा, 9I तथा I। एक प्रतिरोध ठोस बर्तन के अंदर रखे गए हैं, तो 100 ओम प्रतिरोध के तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो 5 मिनट में बर्तन की आंतरिक ऊर्जा को कितने में परिवर्तित करता है। तो इसका ऑप्शन आप सभी को नहीं दिख रहा होगा, तो ऑप्शन ए में है 0। ऑप्शन ए में है, रुकिए हम थोड़ा लेजर ले मिटा देते हैं ताकि आपको परफेक्ट दिखे। 0 उधर जो बच्चा नहीं लगाया होगा कॉपी पे लिख लिया करो, ताकि आप सभी को हेल्प मिले। ऑप्शन ए में है 0। अरे यार, पेंसिल कहाँ छूट जा रहे हो आप साहब। ऑप्शन ए में है 0। देखिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। देखिए, हम रेजर के लिए लिए थे महाशय, ये आ गए, कहाँ से कूद पड़े। तो ऑप्शन ए में है ए बराबर 0। ऑप्शन बी में है, देखिए बता रहा हूँ, 10 किलो जूल। ऑप्शन सी में है 20 किलो जूल। ऑप्शन डी में है 30 किलो जूल। ऑप्शन डी में है 30 किलो जूल। तो ऑप्शन क्या करा, 100 से 1 एम्पीयर की धारा 5 मिनट में बर्तन की ऊर्जा को कितना होगी, तो 5 से और 6 में गुना कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर होगा डी। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग आ गए 6 नंबर क्वेश्चन पर, और 6 नंबर महाशय क्या कह रहे हैं, तो हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे मुद्दे पे बात करते हैं और धड़ाम क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। 6 नंबर में दिए गए परिपथ में दिखाए गए 4 माइक्रोफैराड का संघनक में जमा आवेश होगी। तो ऑप्शन ए में 20 माइक्रो कूलम। ऑप्शन बी में है 40। ऑप्शन सी में है 10। ऑप्शन डी में है 120। तो इसका आंसर आपको सभी को पता होगा, एक संख्या में 4 यानी 4 × 5 में गुना कर दोगे, 5 ऐसे गुना करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, आपको देखिए 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो ऑप्शन ए में हमारा मिल रहा है 20 माइक्रो कूलम। तो 7 नंबर में कहते हैं, एक 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले अल्फा कण की किसी यूरेनियम नाभिक के विक्षेपित 180 डिग्री होता है, तो कण का नाभिक से संभवतः न्यूनतम दूरी होगी। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है 1 एंगस्ट्रॉम, और ऑप्शन बी में 10⁻−10 सेंटीमीटर, सी में 10⁻−12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 10⁻15 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा, हम आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए, आपके टाइम की ध्यान देते हुए हम इसका आंसर देते चल रहे हैं। इसका सही आंसर होगा सी, 10⁻−12। इसका आंसर होगा 10⁻−12। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है। 8 नंबर का तो ऐसा पीपीटी बनाया है कि क्या कहें हम आपको, तो हम इसको मिटा दें कि ऐसे छोड़ दें।
नहीं मिटाएं, ठीक है। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। एक आवेशित कण को विराम के स्वरूप समरूपीय समांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ा जाता है तो कण की गति की दिशा क्या होगा। एक वस्तु है, आवेशित कण है, मतलब एक कण है, आप समझिए, एज्यूम कीजिए कि ये एक कण है, ये कण है, ठीक, और ये विरामावस्था में है। तो समरूपीय समांतर विद्युत क्षेत्र में समांतर, तो ये किस प्रकार का व्यवहार करेगा, ये किस प्रकार का व्यवहार करेगा। ऑप्शन ए में सरल रेखा की तरह व्यवहार करेगा, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में वृत्तीय कार का रेखा करेगा, ऑप्शन ऑप्शन बी में वृत्तीय, सी में स्प्रिंगदार और डी में साइक्लोट्रॉन। तो हमारा एक ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सरल रेखा की तरह व्यवहार करता है। तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 30 क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी हम आपका क्वेश्चन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप सभी दूसरा प्लेटफॉर्म पर जाके पढ़ लीजिए। आयाम समंजन संप्रेरण में कौन सी आवृत्ति संप्रेरित नहीं होती है। तो आप इसका आंसर बताइए। आयाम समंजस संप्रेषण में कौन सी आवृत्ति नहीं होती। आवृत्ति यानी कि हर्ट्ज, हर्ट्ज होता है इसका ऐसा ही मात्रक, आवृत्ति का फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर नंबर हमको देखिए, हम क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसका आंसर होगा आपको नंबर ए, श्राव्यावृत्त, श्राव्यावृत्त। कितना स्टूडेंट को तो पढ़ने में तकलीफ होता है, हमको जिसे हो रहा है। पृथ्वी के वायुमंडलीय में अवस्थित ओजोन स्तर है, ऑप्शन नंबर ए में सूर्य से निकलने वाली अवरक्त ओजोन स्तर पृथ्वी की सतह पर परावर्तित अवरक्त तरंगों की वायुमंडलीय से बाहर जाने से रोकता है। ये एक अवरक्त होता है जो बाहर जाने से रोकता है वायुमंडल को। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी तरंग पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है। रेडियो तरंग की प्रवर्तित करता है, रेडियो तरंग की प्रवर्तित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पृथ्वी के सतह पर अवरक्त किरणों को वायुमंडलीय से बाहर जाने में रोकता है। तो आगे कहते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। माइक्रोफैराड की तरंगे आवृत्ति सीमा क्षेत्र है, माइक्रोफैराड की आवृत्ति की सीमा क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। ए में है 3 इंटू 10⁻⁹ माइनस 3 इंटू 10⁻⁴, 3 इंटू 10⁻⁴। और बी में बोल रहा है 3 इंटू 10⁻⁻, माइनस नहीं है सॉरी, 10⁻13 माइनस 3 इंटू 10⁻9, 3 इंटू 10⁻14, 3 इंटू 10⁻14 माइनस 3 इंटू 10⁻9 माइनस 3 इंटू 11 इंटू 2। तो आप सभी इसका करेक्ट आंसर जान रहे होंगे, डी होगा, डी। और जो बच्चा नहीं जान रहा वो जान ले, ऐसा आपको कंटेंट पूरा यूट्यूब में मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन पे करते हैं। रेडियो सक्रियता में कौन सा कण उत्सर्जित नहीं होता। रेडियो सक्रियता में कौन सा कण उत्सर्जित नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन, गामा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गामा। तो इसका आंसर नंबर आप सभी को पता ही होगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ख़त्म। 13 में ऋणात्मक, 13 में क्या कह रहा है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की के क्षय के 2 घंटे बाद पदार्थ में 1/6 भाग बचा रह जाता है तो उस समयार्थिक आइसोटोपिक का अर्ध आयु घंटे में होगा। अर्धवायु का आपका फार्मूला मालूम होगा, T5/T, 2π/, यही होता है। सॉरी आपको एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, अगर नहीं पता है मेरे को आप सही बता देना। इसका 60 मीटर पहला नंबर बोल रहा है, 60 मीटर, और दूसरा में 45 मिनट, तीसरा में है सी में 30 मिनट, और डी में है 15 मिनट, डी में 15 मिनट। तो ये अर्धायु करेंगे तो इसका सी नंबर आंसर सही होगा, 30 मिनट।
इसको मीटर मत समझिएगा, ये 30 मिनट है, इसको मीटर ना समझे। आप सभी स्टूडेंट होशियार हो तो देखिए, ऋणात्मक बीटा क्षय के दौरान, ऋणात्मक बीटा क्षय के दौरान क्या होती है? नाभिक बंधन ऊर्जा का एक अस इलेक्ट्रॉन के रूप में उत्सर्जित होता है। नाभिक में पहले उपस्थित इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होता है। सी में नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन के क्षय के साथ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। ऑप्शन डी में एक आणविक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग बताइए, हम नहीं बताएंगे। ऑप्शन नंबर इसका हम नहीं बताएंगे स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, आप ही सभी को बताना होगा इसका ऑप्शन नंबर सही क्या होगा। तो चलिए हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, और इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन के क्षय के साथ इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होता है। ऑप्शन अब 15 नंबर क्वेश्चन में, यदि किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान m हो तथा a उसका द्रव्यमान संख्या में हो तो पैकिंग गुणांक का मान कितना होगा? पैकिंग गुणांक का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए में है m/m-a। ऑप्शन बी में है m-a/m। ऑप्शन सी में है a-m-a। ऑप्शन डी में है a-m/a। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, m-a/m, क्योंकि ए परफेक्ट लग रहा है, इसके वजह से हम बोले नहीं, यही पूरा करेक्ट है। कहीं भी मिला लीजिए आप, यूट्यूब में किसी के पास मिला लीजिए तो कचरा हो जा रहा है ढेर, इसकी वजह से हम आपको मिटा देते हैं। और जो बच्चा देखा नहीं होगा तो रिकॉर्डेड क्लास होगा, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। और चैनल का नाम है होमवर्क 2023, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए। नाभिक संलयन फ्यूजिशन की क्रिया उच्च दाब पर होती है क्यों? तो इसका आप लोग आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? परमाणु उच्च दाब पर ही अवनीयकृत होते हैं। और ऑप्शन बी में बोल रहा है अणु उच्च ताप पर टूटते हैं। नाभिक उच्च ताप पर टूटता है। उच्च गतिज ऊर्जा नाभिकीय विकर्षण के बल के विपरीत नाभिकीय के पास लेने के लिए एक उच्च आवश्यक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हम तो अभी नहीं बताएंगे, आपको ही बताना पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये अच्छा है। उच्च गति ऊर्जा नाभिकीय विकर्षण बल के विपरीत नाभिकीय के पास लेने के लिए आवश्यक होता है। अब चलिए 17 नंबर, 1 ग्राम मिली पदार्थ के पूर्ण विनाश में से कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? ऑप्शन ए में है कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो ऑप्शन ए में है 9 × 10⁻13 जूल। ऑप्शन बी में है 2.2 × 10⁻7 किलो घंटा। ऑप्शन डी में है सी में है दोनों, ए और बी। ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सभी बताइए, हम अभी कुछ नहीं बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा 17 है ना जी, 17 का बी होगा, 17 का बी होगा। आप सभी कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको कैसा क्वेश्चन लगा और आगे कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए और VVI क्वेश्चन चाहिए कौन सा, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं महाशय, किसी समान छुरी वाले तार में स्पेसर के रूप में उपयोग होने वाले पदार्थ। ऑप्शन ए में टेफ्लॉन, बी में है पॉलीथीन, शीशा अब्रक। तो इसका ए में है टेफ्लिन। इसका ये, तो आप सभी बताइए स्टूडेंट, ये तो डाउट हो रहा है आप सभी को भी, मेरे को भी डाउट हो रहा है,
डाउट क्या, यही सही है। डाउट क्या, यही सही है। संदेशों का साम्राज्य गुणांक निम्नलिखित में किसे निर्धारित करता है? देखिए कितना वीवीआई MVVI क्वेश्चन है। इसको पक्का आप रट लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। MVVI आगे चल के आप किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। इसको क्वेश्चन को पक्का आप सभी रट लीजिएगा। तो ये में है संप्रेषित संदेश की शक्ति को, संप्रेषित संदेश के गुणवत्ता को, दोनों को, इनमें से किसी को नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दोनों को है। तो आगे की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं महाशय? 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए महाशय का क्या रूप आया है। आप सभी क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि किसी दूरदर्शन के प्रसारण क्षेत्रफल को दुगना करना हो तो संप्रेषण एरियल की ऊंचाई कितना होगा? किसी चीज़ को आप मान लीजिए कि इसको दोगुना करना है तो इसको ऊंचाई कितना होगा, इसका ऊंचाई कितना होगा? आप अनुमान लगाइए। ऑप्शन में 2 गुना, आधा, 4 गुना, तो कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। अरे स्टूडेंट मजाक कर रहे हैं, आपके लिए तो हमेशा मेरे पास टाइम है। इसके लिए तो आप सभी के लिए। तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। अगर आप नहीं बताइएगा तो 2 गुना हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन, किसी अर्धचालक को 2480 नैनोमीटर के तरंगदैर्घ्य वाले किरण उत्सर्जित किए जाने पर उसका विद्युत संवहन में वृद्धि होती है। तो ऐसे अर्धचालक के बैंड गैप का मान ईवी होगा। बैंड गैप का मान ईवी होगा। तो इसका आंसर ए नंबर में है 0.9, बी में 0.7 और बी में 0.7 और सी में है 0.5 और डी में है 1.1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 0.5। आप सभी बोल रहे थे कि इसका राइट होगा यही। चलिए आप सभी का बात लग गया। अब आगे की ओर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन वहाँ से क्या करें? यदि सोडियम पर प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयुक्त देहली आवृत्ति का मान 500 एम्पियर पाया गया है तो उसका कार्यफलन का मान क्या होगा? इसका कार्यफलन का मान क्या होगा? ये एम्पियर डिग्री है, इसको स्ट्रॉन्ग डिग्री भी कहते हैं। जो आपका मन वो कहिए। ऑप्शन ए में 4 इंटू 10⁻⁹ जूल, 1 जूल, 2 इंटू 10⁻9 जूल, 99 जूल, 3 इंटू -10⁻10 जूल। क्या इसका राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा ए नंबर। क्या इसका राइट आंसर होगा ए? क्या आप सभी को सुनाई नहीं दे रहा है? ये बोल रहा हूँ 4 इंटू 10⁻⁻ जूल। आप सभी स्टूडेंट इसको लिख लेते चलो ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। फिर बोलोगे कि ऐसे ना वैसे। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए, किसी प्रकाश तरंग द्वारा अति ऊष्मा पैदा होती है। दृष्टक, पराबैंगनी, इंफ्रारेड अवरक्त, एक्स किरण। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट, इसका राइट स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट बोल रहा हूँ, राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी, इंफ्रारेड अवरक्त। इंफ्रारेड आप सभी को नहीं दिख रहा होगा तो उतार लीजिएगा। इंफ्रारेड अवरक्त हमें पता होगा, आप सभी उतार लिए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कुछ ही क्वेश्चन बचा है। आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा, मेरे को पता है। किसी भौतिक राशि की मात्रा वोल्ट प्रति मीटर है। किस भौतिक राशि की वोल्ट पर मीटर है राशि?
तो ऑप्शन ए में है विद्युत फ्लक्स, बी में विद्युत क्षेत्र, सी में विद्युत विभव और डी में विद्युत धारिता। इसका ऑप्शन नंबर विद्युत क्षेत्र होगा। वोल्ट पर मीटर तो होता है विद्युत क्षेत्र का ही होता है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष के दिशा में विद्यमान हो तो समविभव तल होगा। ऑप्शन ए में है एक्स वाई, एक्स जेड, एक्स जेड और ऑप्शन सी में है जेड वाई और ऑप्शन डी में है कहीं नहीं, कहीं भी, सॉरी कहीं नहीं हम पढ़ लिए, कहीं भी होगा। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका ऑप्शन नंबर होगा जेड वाई, जेड एक्स वाई, नहीं सॉरी वाई जेड। क्या हम भी आजकल क्या बोलने लग रहे हैं, वाई जेड। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कुछ ही क्वेश्चन बचा है तो इसको धड़ाम करते हैं और अपना अपना घर जाके सो जाते हैं। किसी विभवमापी संवेदनशील को बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरत है? तार के अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, प्रवाहित विद्युत धारा को बढ़ाना चाहिए, सी में प्रवाहित विद्युत धारा को घटानी चाहिए, तार की लंबाई बढ़ानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि तार की लंबाई बढ़ाइएगा तभी तो संवेदनशील बढ़ेगा। क्या स्टूडेंट सही बोल रहे हैं ना? तार की लंबाई बढ़ाइएगा तभी तो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 26 है ना, 26, हाँ डी ही होगा, डी। देख लेते हैं थोड़ा डी, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। कमेंट में ये मत कहिएगा कि सर ने गलत क्वेश्चन का आंसर बता दिया। चलिए 27 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों विद्युत प्राकृतिक। तो इसका सही आंसर होगा ए अनुप्रस्थ। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं और कितना, यही लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप सबकी छुट्टी। प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग होता है, प्रकाश किस विद्युत सेल का उपयोग होता है? कैमरा में, कंप्यूटर में, किट बल्ब में, कोई नहीं। देखिए ये हम आपको मार्क कर दे रहे हैं, MVVI क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट बोर्ड में लड़ने वाला है, तो इसको आप याद करके ज़रूर रखें और ना हो सके तो कॉपी पे नोट कर ले। तो इसका आंसर होगा किट बल्ब में, किट बल्ब में, किट बल्ब में, क्या किट बल्ब में। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। 28 हो गया। 29, किसी ट्रांजिस्टर के लिए परिभाषित अल्फा तथा बीटा में संबंध है, अल्फा तथा बीटा में संबंध है। क्या कह रहे हैं हम यहाँ से, अल्फा तथा बीटा में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमको लग रहा है सही। तो चलिए हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, अल्फा बराबर बीटा अपन 1 प्लस बीटा, बीटा बराबर अल्फा अपन 1 प्लस अल्फा, ये तो नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, आप देख लीजिएगा आपके नए हिसाब से। ए नंबर सही होगा। हेनरी हर्ट्ज के प्रयोग के संबंध को बताएं, हेनरी हर्ट्ज के प्रयोग को संबंध को बताएं। आयाम समंजन उत्पादन से, बी में आवृत्ति समंजन के उत्पादन से और डी नहीं दिख रहा होगा, सी नहीं दिख रहा होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग के उत्पादन से और डी में चुंबकीय। तो इसका सी नंबर क्वेश्चन सही होगा। चलिए हमको बता देते हैं सी में क्या बोल रहे हैं। सी में देखिए उतार लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग के उत्पादन यहाँ पे उतार लीजिएगा, उत्पादन से आप आगे। तो चलिए हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं और देखते हैं आगे कुछ टाइप मास्टर ने किए हैं। तो चलिए हम लोग आगे। अरे महाराज देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। भाई आपका चैनल है, सही बोल रहे हैं, चैनल का नाम है होमवर्क 2023। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, यहाँ पे अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट मिले। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए चैनल परफेक्ट है। चैनल के
कृपया सब्सक्राइब करके रखें। 2023 के लिए मददगार साबित होगा। सही कह रहे हैं। और शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और चैनल को सपोर्ट करें ताकि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने के लिए। होमवर्क 2023 को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंकिंग वाचिंग वीडियो होमवर्क 2023 को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। और यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों, गुड नाइट। चलिए हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया।